अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हियर आई एम मारिया नदीम फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीजन को, और साथ ही हम लोग वो जो कन्फ्यूजन है ना, बहुत से हम लोग ओल्ड वो डेफिनेशंस पढ़ते आ रहे हैं एंटीजन के बारे में, उसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे। पहले हम लोगों ने एंटीजन के बारे में कभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एंटीजन्स क्या होते हैं। कि एंटीजेंस हमारे पास कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है और जाके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर रहा है, वो है एंटीजन। ज़रूरी तो नहीं होता एंटीजन जो हो वो फॉरेन ही हो। बहुत से ऐसे एंटीजन हैं जो कि विद इन द बॉडी जनरेट हो रहे होते हैं। एंटीजन्स की अगर टाइप्स को देखें तो बहुत से ऐसी एंडोजीनियस एंटीजन भी होती हैं। दो तरह की टाइप्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको डिटेल्स में, लेकिन बहुत से ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रहे होते हैं, तो वो फॉरेन पार्टिकल तो नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग क्यों कहते हैं कि एंटीजन जो है वो हमेशा फॉरेन पार्टिकल्स ही होते हैं। याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि एंटीजन कोई फॉरेन पार्टिकल ही हो। और दूसरी बात, अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि एंटीजन जाके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे या ट्रिगर करे। बहुत से ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं या हमारी बॉडी के अपने ही होते हैं, जो कि एक्टिवेट नहीं करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं, और लेकिन वो फिर भी एंटीजन होते हैं। तो एंटीजन वो सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, यानी कि इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इम्यून सेल्स आते हैं, इम्यून ऑर्गन्स आते हैं। तो इम्यून सेल्स के ऊपर जो बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, या एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड करें, वो क्या कहलाते हैं, एंटीजन। एंटीजन्स के बाद आ जाता है एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी क्या है? एंटीजन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उसको अलाउ करती है वो किसी भी एंटीबॉडी के साथ और टी सी आर सेल्स के साथ जाके बाइंड करे, टी सेल रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करे। तो ये जो प्रॉपर्टी है एंटीजन की, वो क्या कहलाती है, एंटीजेनिसिटी कहलाती है। सिर्फ और सिर्फ बाइंड करे लेकिन एक्टिवेट नहीं करे। वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन जो है वो बाइंड करता है इम्यून सेल्स के साथ, जाके उनके साथ रिसेप्टर्स के साथ एंटीबॉडीज़ के साथ जाके एंटीजन सिर्फ और सिर्फ बाइंड करता है लेकिन एक्टिवेट नहीं करेगा। अब एक और टर्म यूज़ होती है, वो होती है इम्यूनोजेंस। एंटीजेंस में और इम्यूनोजेंस में डिफरेंस क्या है? इम्यूनोजेंस आर दो सब्सटेंस डेट एलिसिट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। इम्यूनोजेंस हैं वो सब्सटेंस है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। एंटीजन और अमीनोजन में डिफरेंस ये है कि एंटीजन जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट नहीं करते हैं। वो जाके बाइंड तो कर लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट भी करें। जब एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करता है तो तब उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या की होती है, वो होती है इम्यूनोजेंस। एंटीजन आप इस तरह कह लें कि एंटीजन जब सिर्फ और सिर्फ वो जाके एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेगा, वो सिर्फ क्या होगा, हमारे पास एंटीजन होगा। लेकिन वो बाइंडिंग के साथ रिस्पॉन्स भी क्रिएट कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, वो अम्यूनोजेंस। और इसी तरह फिर अमीनोजेन से अमीनोजेनिसिटी, वो प्रॉपर्टी जो कि किसी भी एंटीजन को अलाउ करती है कि वो कंबाइन भी करे रिसेप्टर्स के साथ जाके, एंटीबॉडीज़ के साथ जाके, और साथ साथ इंड्यूस भी करे इम्यून रिस्पॉन्स को, तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास अमीनोजेनिसिटी कहलाती है। अमीनोजेनिसिटी अब फर्दर टू टाइप्स की होती है। एक होती है वांटेड अमीनोजेनिसिटी और सेकंड टाइप होती है अनवांटेड अमीनोजेनिसिटी। सबसे पहले वांटेड को डिस्कस करते हैं। वांटेड, वांटेड क्या, जिसमें हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी अपनी विल होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो और जनरेट, और जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो जनरेट करें। और वांटेड इम्यूनोजेनिसिटी कब एक्टिव होती है? जब हमारी वैक्सीनेशन होती है, जब हम तो किसी भी टाइप की वैक्सीनेशन करवाते हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीनेशन, कोविड, और भी बहुत सी हम लोग वैक्सीनेशन करवाते हैं। तब क्या होता है, इसमें हमारी अपनी विल होती है कि हमारे अंदर उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो, एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो, मेमोरी सेल्स की एक्टिवेशन हो, ताकि जब नेक्स्ट टाइम रियल एनिमी हमारी बॉडी के अंदर, रियल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो, उसका सामना हो, तो हमारी जो बॉडी है पहले से अलर्ट हो कि कैसे इसने इस पैथोजन से डील करना है, कैसे इसको हैंडल करना है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसके पास पहले ही वेपन्स जो हैं वो रेडी हों, ज़्यादा उसको टाइम ना लेना पड़े। तो ये होती है वांटेड अमीनोजेनिसिटी। अब अनवांटेड, अनवांटेड जिसमें हमारी विल नहीं होती, इसमें क्या होता है, हमारी विल के बगैर ही हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और ये तभी पॉसिबल है जब भी किसी भी पैथोजन की फर्स्ट टाइम एंट्री होती है और वो डिजीज़ काउज करता है या इन्फेक्शन काउज करता है,
तो उसके अगेंस्ट हमारा जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, या जो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उस टाइप की जो इम्यूनोजेनिसिटी होती है वो होती है अनवांटेड, यानी कि हमारी अपनी विल नहीं होती, लेकिन उसके पैथोजन के अगेंस्ट जो होती है वो होती है अनवांटेड इम्यूनोजेनिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट ऑल एंटीजेंस प्रोड्यूस एन इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। ज़रूरी नहीं होता है कि जो सारे के सारे एंटीजन हैं वो इम्यूनोजेंस भी हों और इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स भी प्रोड्यूस करें, बट ऑल इम्यूनोजेंस आर एंटीजेंस। लेकिन तमाम इम्यूनोजेंस जो होते हैं वो एंटीजेंस होते हैं। सारे के सारे इम्यूनोजेंस जो होते हैं वो एंटीजन होंगे, लेकिन सारे एंटीजन जो है वो इम्यूनोजन नहीं होंगे। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी भी एंटीजन को अमीनोजन बनाती हैं। सबसे पहले आ जाती है फॉरेनेस। फॉरेनेस को आपने ये नहीं याद रखना है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि बाहर से आया हो तो तभी वो एंटीजन या अमीनोजन के तौर पर काम करेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि विद इन द बॉडी ही जनरेट हो रहे होते हैं, जैसे कि ट्यूमर सेल्स, कैंसर सेल्स, वो हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं। उसके अलावा बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि एज अ अमीनोजन वर्क करते हैं। बहुत सी ऐसी नॉन फंक्शनल फॉल्टी प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, या विदाउट म्यूटेशन ही वो कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर देती हैं, तो एज अ अमीनोजन वर्क कर रही हैं। फॉरेनर्स को आपने इस तरह याद रखना है, बाहर से आपने इस तरह याद रखना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और जिनका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना ज़रूरी है, हमारी बॉडी से बाहर निकालना उनको ज़रूरी है। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी अपनी बॉडी के अंदर बन रहे हों वो जो सब्सटेंसेस हैं वो अमीनोजन, या कोई भी अमीनोजन बाहर से आ रहा हो, तो बस उन्हें हमारी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, और वो इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करें, क्योंकि हमने यही बात की थी ना, एंटीजन तभी इम्यूनोजन बनता है जब वो किसको एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो उसके जनरेट करता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस चाहे वो हमारी अपनी बॉडी के हों या बाहर से आए हों, वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करें और इम्यून सिस्टम जो उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाए, फॉरेनेंस मतलब बाहर निकाल दिया जाए, तो वो क्या होते हैं, इम्यूनोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज। मॉलिक्यूलर साइज भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि किसी भी एंटीजन को अमीनोजन में कन्वर्ट करता है, अमीनोजन बनाता है। अगर किसी एंटीजन का साइज़ जो है वो 10 किलो डाल्टन से लेकर 600 किलो डाल्टन के दरमियान में है, यानी कि 10 किलो डाल्टन और 600 किलो डाल्टन के दरमियान दरमियान में किसी एंटीजन का साइज़ है, तो वो अम्यूनोजन है। वो अम्यूनोजेनेसिटी क्रिएट करेगा, यानी कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा और इम्यून सिस्टम जो है उसके अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 10 किलो डाल्टन से छोटा है तो वो हमारे पास एंटीजन नहीं होगा, वो अम्यूनोजन नहीं बनेगा, वो हेप्टेन होगा। हेप्टेन क्या होता है इसको मैं आगे डिटेल से डिस्कस करूँगी, लेकिन ये है कि अगर कोई 10 किलो डाल्टन से किसी भी एंटीजन का साइज़ छोटा है तो उसके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, और अगर कोई 600 किलो डाल्टन से बड़ा है तो उसके अगेंस्ट भी इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को लगेगा कि इतना बड़े साइज़ का है तो वो हमारी अपनी ही बॉडी का कोई पार्ट है। तो बेस्ट एंटीजन या अम्यूनोजन वही होता है जिसका साइज़ जो है वो 10 किलो डाल्टन से लेकर 600 किलो डाल्टन के दरमियान दरमियान में हो। केमिकल कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्सिटी, ये थर्ड की फैक्टर है जो कि किसी भी एंटीजन की अमीनोजेनिसिटी को डिफाइन करता है, और ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती है केमिकल कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एंटीजन को डिफाइन करने में कि वो स्ट्रॉन्ग अमीनोजन है या नहीं है। एंटीजन की कंपोजिशन को देखा जाए तो वो 4 तरह की केमिकल कंपोजिशन से ही बना होगा। या तो एंटीजन की नेचर जो होगी वो प्रोटीनेशियस होगी, पॉलीसैकेराइड्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड होंगे, न्यूक्लिक एसिड में भी या तो डीएनए होंगे या फिर आरएनए होंगे, या तो वो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो अमीनोजन होता है वो प्रोटीन होती हैं। प्रोटीन्स क्यों होती हैं? क्योंकि प्रोटीन्स 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि इनका जो स्ट्रक्चर भी होता है वो 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। और अगर इन स्ट्रक्चर की बेस पर कैटेगराइज किया जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन जो होगा वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होगी। फिर उसके बाद जो नंबर आएगा वो टर्शियरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन का, फिर सेकेंडरी, और सबसे ज़्यादा वीक जो होगी वो प्राइमरी स्ट्रक्चर वाली प्रोटीन होगी, और ये सबसे ज़्यादा वीक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी।
सेकंड नंबर आता है पॉलीसेकेराइड्स का। पॉलीसेकेराइड भी स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होते हैं लेकिन प्रोटीन से कम होते हैं, यानी कि अगर इनका नंबर देखा जाए तो प्रोटीन का सबसे फर्स्ट नंबर है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होता है। पॉलीसेकेराइड जो हैं वो सेकंड नंबर पर आते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। ये पुअर अम्यूनोजन होते हैं। पुअर अम्यूनोजन क्यों होते हैं? अगर हम लोग डीएनए और आरएनए का केस देखें तो इनके अंदर 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड से ये मिलकर बना होता है। अगर डीएनए का केस देखा जाए तो उसमें एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, गवानीन, और आरएनए के केस में एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन और गवानीन। ये 4 न्यूक्लियोटाइड ही है जो कि बार-बार इनकी रिपीटेशन हो रही होती है, यही रिपीट कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट सो कॉम्प्लेक्स। इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती। सो इसलिए ये सबसे ज़्यादा वीक अमीनोजन होते हैं। उसके बाद जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड तो बहुत ही ज़्यादा वेरी पुअर अमीनोजन। उनका लिपिड्स का तो बहुत ही ज़्यादा बाद में नंबर आता है। लीस्ट होते हैं सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। सिर्फ उसी सूरत में एंटीजन उनको माना जाएगा, या एंटीजन तो होंगे, उन्हें अमीनोजन कंसीडर किया जाएगा जब ये लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड किसी के साथ कॉन्जुगेट होंगे, यानी कि कंबाइंड करेंगे या तो प्रोटीन के साथ या फिर पॉलीसेकेराइड के साथ। जब इनकी कॉन्जुगेशन हो जाएगी तो तब वो ये क्या करेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकेंगे और तभी ये स्ट्रॉन्ग अम्यूनोजन बन सकेंगे। लेकिन अगर ये वैसे ही हैं, अकेले ही प्रेजेंट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड हो या लिपिड्स हो, तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्यूनोजन नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। याद रखिएगा, जो सब्सटेंस जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही ज़्यादा अमीनोजन होगा। अमीनोजन स्ट्रॉन्ग कब होंगे? जब वो उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होगी। डीएनए के केस में अभी मैंने आपको बताया है कि डीएनए में या आरएनए में, न्यूक्लिक एसिड के केस में रिपीटेशन होती है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। प्रोटीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि प्रोटीन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। एक तो वो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और सेकंड उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स क्यों जनरेट करता है? क्योंकि उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही कोई भी अमीनोजन, जो भी एंटीजन है, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन बनेगा। इसी तरह कोपोलीमर कंपोज ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड और डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल्स आर मोर अमीनोजन। कोपोलीमर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड और शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होते हैं एज़ कम्पेयर टू द होमोपॉलीमर्स। क्योंकि होमोपॉलीमर्स में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, उसमें एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम लोग कोई ऐसी प्रोटीन है जो कि होमोपॉलीमर्स है, यानी कि एक ही तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ग्लाइसिन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई ग्लाइसिन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अगरचे उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, बट कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, तो इट्स नॉट अ गुड और स्ट्रॉन्ग अमीनोजन। वो एंटीजन तो हो सकती है बट अमीनोजन नहीं हो सकती है। सो किसी भी एंटीजन को अमीनोजन में कन्वर्ट होने के लिए, अमीनोजेनिसिटी क्रिएट करने के लिए उसका कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ज़रूरी होती है। अब अगर हम लोग एग्जांपल ले लें केराटिन प्रोटीन की, केराटिन इज़ मोर अमीनोजेनिक देन कोलेजन। केराटिन और कोलेजन दो प्रोटीन्स हैं। केराटिन की बात करें तो वो ज़्यादा अमीनोजन होती है एज़ कम्पेयर टू कोलेजन। क्यों केराटिन होती है? क्योंकि केराटिन के अगर हम लोग इंग्रेडिएंट्स देखें तो केराटिन जो वो 18 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। उसमें 18 डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और वो भी उसमें जो ज़्यादा होते हैं वो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं। उसके अलावा सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड जैसे कि सिस्टीन और मिथ्योनिन प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, इनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। और अगर हम लोग कोलेजन के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कोलेजन इज़ कंपोज्ड ऑफ जस्ट 3 अमाइनो एसिड, और वो कौन कौन से होते हैं? प्रोलीन, ग्लाइसिन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन। इन्हीं 3 अमाइनो एसिड की रिपीटेशन हो रही होती है। तो इनमें से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कौन होगा? डेफिनेटली वही होगा जो कि कैरेटीन का, जिसमें एक तो 18 डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, उसके अलावा जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट है। तो ये होती है कॉम्प्लेक्सिटी। जितना जो सब्सटेंस है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होगा। एक और मेन पॉइंट है, उसको याद रखिएगा, डी अमाइनो एसिड्स आर पुअर अमीनोजेंस एज कम्पेयर टू एल अमाइनो एसिड। वो प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो कि एल अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होगी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमीनोजेनिसिटी क्रिएट करेंगे एज कम्पेयर टू दोज जो कि डी अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ability to be processed
एंड प्रेजेंटेड विद एमएचसी मॉलिक्यूल। किसी भी एंटीजन में इतनी एबिलिटी हो कि उसकी प्रोसेसिंग हो सके, क्योंकि एंटीजन तभी अमीनोजेनिसिटी क्रिएट करेगा या अमीनोजन में कन्वर्ट होगा जब उसकी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि उसकी ब्रेकडाउन होगी इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट में, और ब्रेकडाउन के बाद एमएचसी मॉलिक्यूल्स पर उसकी प्रेजेंटेशन कर दी जाए, तभी वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेंगे और उसके अगेंस्ट जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। क्योंकि टी सेल्स जो हैं, टी सेल उसी एंटीजन पर वर्क करते हैं जो कि प्रोसेस्ड हो, जिसकी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेकडाउन हुई हो, और वो जो टुकड़े हैं वो उन एमएचसी मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर प्रेजेंट किए जाएं किसको, टी सेल्स को। अगर ऐसा कोई एंटीजन जिसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि उसकी प्रोसेसिंग हो सके या उसको प्रेजेंट किया जा सके एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो वो अमीनोजन नहीं बनेगा, वो एंटीजन ही होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डिग्रेडेबिलिटी। एंटीजन्स दैट आर इजीली फैगोसाइटोस्ड आर जनरली मोर इम्यूनोजन। वो एंटीजन जिनकी फैगोसाइटोसिस जो है वो इजी होगी वो ज़्यादा अमीनोजेनिक होंगे एज़ कम्पेयर टू दोज जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। अब इजी का मतलब ये नहीं है कि एक ऐसा एंटीजन आया जो कि बॉडी के अंदर एंटर होते ही फ़ौरन से वो डिग्रेड हो गया और उसने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं किया, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट ही नहीं किया, तो वो एंटीजन तो होगा, वो अमीनोजन नहीं होगा। अम्यूनोजन के लिए उसको वो ऐसा एंटीजन जो कि इजीली फैगोसाइटोस भी हो सके, इजीली डिग्रेड भी हो सके, साथ साथ वो जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स को भी जनरेट करे, तब वो अम्यूनोजेंस होगा। बहुत से ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट ही नहीं करते। जैसे कि पहले भी मैंने बात की है, वो सीधे स्टमक में जाते हैं, स्टमक में जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या बहुत दूसरे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसको डिग्रेड कर देते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। ऐसा एंटीजन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को भी जनरेट करे और साथ साथ वो इजीली फैगोसाइटोस भी हो सके, तो वो स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपिटोप। एपिटोप भी एक बहुत ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है जो कि किसी भी एंटीजन की अमीनोजेनिसिटी को डिफाइन करता है। एपिटोप क्या होता है, जिसको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स रीजन भी कहते हैं, एक ऐसा स्मॉल रीजन एंटीजन के ऊपर, वो स्मॉल रीजन जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है और जिसके साथ इम्यून रिसेप्टर्स आकर बाइंड करते हैं, वो हमारे पास होता है एपिटोप। अब पूरे एंटीजन के ऊपर आके इम्यून रिसेप्टर्स बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन के ऊपर एक स्मॉल पोर्शन होता है, एक स्मॉल रीजन होता है जिसके साथ जो इम्यून रिसेप्टर्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो आके बाइंड करती हैं, तो वो होता है एपिटोप। एंटीजन पर सिर्फ एक एपिटोप प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के भी हो सकते हैं। सो एंटीजन हैविंग मल्टीपल एपिटोप्स आर स्ट्रॉन्ग अमीनोजन एज कम्पेयर टू दोज हैविंग सेम टाइप ऑफ एपिटोप्स। वो एंटीजन जिन पर डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और वो स्ट्रॉन्ग अमीनोजन होते हैं, जबकि जिनके ऊपर सेम टाइप के एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं वो वीक इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं और वो उतने ही ज़्यादा वीक अमीनोजन होते हैं। यहाँ पर भी वही कॉम्प्लेक्सिटी वाला रूल ही अप्लाई होगा, क्योंकि डिफरेंट और मल्टीपल चीज़ें हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाती हैं। जो जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, क्योंकि उसके ऊपर उतनी ही ज़्यादा मल्टीपल एपिटोप्स प्रेजेंट होगी, उसके साथ उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ आके बाइंड करेंगी, तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अम्यूनोजन होगा। जबकि वो एंटीजन जिसके ऊपर सिर्फ एक ही तरह के एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे वो वीक अम्यूनोजन होगा और वो वीक ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा।